नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप अभी तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान का युद्ध अब उस स्थिति में पहुंच गया है कि सारे विश्व को इसकी परेशानी उठानी पड़ेगी। सारे विश्व को इसमें ना चाहते हुए भी शामिल होना पड़ेगा। यह युद्ध उस कगार पर पहुंच गया है। इसके 3 या 4 मुख्य बिंदु हैं। इसको आपको समझना होगा कि अब यह युद्ध ईरान का युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि सारे विश्व का युद्ध हो गया है। हम शुरू करेंगे भारत से। देखिए, ईरान ने सदैव भारत के हित में ही बोला है। भारत को तेल हमेशा रुपयों में ही दिया है, डॉलर की मांग नहीं करी, और उसके बदले का पैसा भी ना लेकर भारत से कुछ अन्य सामग्रियां खरीद ली हैं, जिससे एक सहजीविता जिसको बोलते हैं वह बनी रही। लेकिन आज भारत की तरफ से किसी भी प्रकार का जब कोई बयान नहीं आ रहा है, तो जरूर ईरान सोच रहा होगा कि भारत हमसे अलग थलग पड़ा है। भारत को इसमें जुड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन भारत नहीं जुड़ा। लेकिन अब ऐसी समस्याएं सामने आने वाली हैं कि भारत को ना चाहते हुए भी जुड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी दखल देना पड़ेगा, खाड़ी देशों को ना चाहते हुए भी अब यह तय करना पड़ेगा कि आखिर वह किस पक्ष में है। खाड़ी देश हुआ, भारत हुआ, यह कहीं ना कहीं अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम युद्ध के खिलाफ हैं। हम किसी के साथ या किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि हम युद्ध के खिलाफ खड़े हुए हैं। अभी जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 3 क्षेत्रों पर हमला किया, फोर्डो, नतांज, एस्फहान, ये 3 क्षेत्रों पे हमला किया। इन 3 क्षेत्रों को नाभिकीय केंद्र माना था अमेरिका ने। यहां हमला करने के तुरंत बाद सबसे बड़ी परेशानी यह आ रही है कि अगर इन क्षेत्रों से नाभिकीय ऊर्जा निकलने लगी, अल्फा बीटा गामा रेज निकलने लगी, तो समंदर का पानी समेत पूरी मछलियां भी मर जाएंगी और समंदर का पानी भी दूषित हो जाएगा, और वातावरण में जो प्रभाव आएंगे वह बाद में आएंगे ही। लेकिन इन 3 समस्याओं के चलते, मछली और पानी की समस्या के चलते, जो सबसे बुरा प्रभावित होने वाले देश हैं वह कतर, कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई है। इनका सारा पानी ईरान की ओर से ही आता है, जिसे वाटर डिसैलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा नहरें बनाई जाती हैं, उसमें समंदर का पानी एकत्रित करके उसका नमक हटाया जाता है और उसे पीने लायक मीठे जल बनाया जाता है। यह प्रक्रिया चलती है, लेकिन जब पानी रेडियो एक्टिव किरणों से दूषित हो जाएगा तो यह प्रक्रिया भी नाकाम होगी, अर्थात पानी पीने के लायक नहीं बचेगा, मछलियां मर चुकी होंगी। यानी कि यह 3-4 देश जो खाड़ी देश हैं, यह पानी की समस्या से जूझने लगेंगे। अब भी अगर यह बीच में नहीं आते हैं तो इनको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जब तक ईरान के हथियार परमाणु केंद्रों को निस्तो नाबूद नहीं कर देता, और यही इजराइल और अमेरिका का उद्देश्य है कि ईरान के नाभिकीय केंद्रों को खत्म करना। लेकिन आपने देखा होगा कि 2019 तक भी नॉर्थ कोरिया परमाणु के सफल परीक्षण करता रहा, लेकिन किसी भी देश ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। तो ईरान के ऊपर हमला क्यों हो रहा है, यह भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, या फिर आपको समझ में आ रहा हो तो बताएं जरूर कमेंट में। अब दूसरी बात बताता हूं मैं। इस हमले से पहले भी और हमले के बाद भी ईरान ने कहा था अमेरिका से कि आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस हमले के बदले में भले ही ईरान ने अमेरिका पर किसी प्रकार की मिसाइलें अब तक नहीं दागी होंगी, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, एक समंदर का रास्ता होता है, जमीन के साथ समंदर में भी रास्ते होते हैं, हवाई जहाज के भी रास्ते होते हैं, तो इस रास्ते के जरिए करीब 40% कच्चा तेल एवं अन्य प्रकार की सामग्री एशिया भर में और दुनिया भर में जाती हैं। लेकिन इस रास्ते के बंद होने के बाद तेल की सप्लाई रुक जाएगी, अन्य चीजों की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे मध्य एशिया और एशिया में इस चीज का अकाल पड़ने लगेगा और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और उस रास्ते से होते हुए जो भी सामग्रियां, चीजें आती हैं और यहां से जाती हैं, तो हर उस देश में उन चीजों को लेकर महंगाई का सामना वहां की जनता एवं सरकार को करना पड़ेगा।
यह दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है। अब भी अगर यह देश निकलकर सामने नहीं आते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से इन परेशानियों को झेलेंगे, और यह युद्ध अगर अपनी चरम स्थिति तक पहुंच जाता है तो आने वाले समय में यह परेशानियां और भी अधिक बढ़ सकती हैं। अब इसी में मैं आपको बताऊं कि ईरान ने यह जो हॉर्मुज रास्ते को, समंदरी रास्ते को, स्ट्रेट को रोकने का फैसला लिया है, यह इनकी संसद में पास हुआ है। और ईरान और इजराइल का केवल हमला करने का यही मकसद है कि ईरान परमाणु बम न बना पाए, और यह मकसद इसलिए है, समझिएगा, कि इजराइल को लगता है, केवल एक देश को ऐसा लगता है कि ईरान हमसे, हमारे खिलाफ रहता है, मेरी कूटनीतियों के खिलाफ रहता है, और यह आने वाले समय पर हम पे परमाणु हमला कर सकता है। इजराइल पे भी परमाणु बम है, समझिएगा इस बात को। तो सीधी सीधी बात यह हुई कि हमारी नीतियों और कूटनीतियों के तले आप दबकर रहें। आप यदि आजादी की मांग करते हैं, उठकर खड़े होते हैं, हमास की मदद करते हैं, फिलिस्तीन को आजाद कराने के नारे देते हैं, तो इजराइल तो परमाणु बम फेंक सकता है किसी देश पे, लेकिन किसी अन्य देश पर परमाणु बम नहीं होना चाहिए। यही नीति इजराइल की तब भी थी जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था, लेकिन उसने अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर इजराइल और अन्य देशों को चकमा देते हुए परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया। लेकिन ईरान अब इस गलती को दोहराना बिल्कुल नहीं चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि यह युद्ध किस कगार पर पहुंचेगा? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।